Oh, Hello, uh, Rebirth Sun. yes, sir. Are you able to listen to me? Are you able Hello. to see me? Yes, sir. सुनाई दे रहा है? Rebirth Sun. Yes, sir. Are you able to listen to me? Are you able Hello. to see me? Yes, sir. ये सुनाई दे रहा है? Rebirth Sun. So when did complete syllabus, sir? क्या बोल रहे हो? When did the syllabus will be completed? वी विल स्टार्ट क्लास एट 10 PM. आज पहली क्लास है तो मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया है, राइट? Yes, sर इसका ड्यूरेशन कितना है? क्लास ड्यूरेशन ड्यूरेशन फॉर वन क्लास और टोटल कोर्स ड्यूरेशन यू आर आस्किंग? फॉर वन क्लास. For one class, it will be 1.5 hour to 2 hour. That is 10 to 12 p.m. Right? And yes, sir. Total duration is Okay. छाया, अ, मेहनत, हाँ हाँ हाँ, तुमसे बात हुई थी व्हाट्सएप में, है ना? हेलो, हाँ हाँ. sir. When did syllabus will be complete, sir?
ज्या व्यक्तीस कॉल करीत आहात हेलो, मीटिंग ज्वाइन करना एक बार, कैसा व्यू आ रहा है देख। हाँ। हम्म। हम्म। हम्म।
ओके, तो 8 मिनट बाकी है 10 बजने में। 10 बजे अपन 10 बजे तक अपन लोग सभी लोगों का वेट करेंगे और उसके बाद जो है सारी बातचीत स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हम जो भी बातचीत करें चैट बॉक्स के थ्रू बातचीत करें ताकि सबकी आवाज मिक्स मैच ना हो जाए। ओके, अगर तुम लोग मेरी बात सुन पा रहे हो तो चैट बॉक्स में यस टाइप करो। ओके, गुड शिवम, लाइक आ गया, वेरी गुड, बढ़िया। हो सके तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करो। और YouTube में पता नहीं क्या होएगा, YouTube में तो मैं फर्स्ट टाइम लाइव ले रहा हूँ, है ना, तो भूल चूक माफ पहले से रहेगी, ठीक है। तो कौन कौन है हम लोगों के साथ? अनंत, करण, मुसादिक, शिवम और शिवी। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं और कौन आता है 10 बजे तक। अरे कोई एक मैसेज करो यार, मेरे को देखना है कि तुम लोग चैट कर पा रहे हो कि नहीं। somebody प्लीज टाइप अ हाय, हेलो, हे, ओके, वेरी गुड, ओके गुड। अभी भी 5 मिनट बाकी है। करण, अनंत, शिवम, हेलो। हम्म, अपन लोग बातचीत भी करेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं कि अपन लोग मतलब अपन लोग वॉइस में भी बात करेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। हम्म। हम्म। 3 मिनट और। अरे यार वो ऐप में ना ग्लिचेस आ रहे हैं थोड़े से, तो
इतने कम लोग आए यार। मेरे को लगा था ज्यादा लोग आएंगे। अच्छा नहीं, अब 7 लोग हो गए है ना। बढ़िया। हम्म। हो गया क्या भाई टाइम? 1 मिनट और बाकी है। ओके, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। वैसे हो सकता है कि कुछ लोगों को पता होगा। एक बार फिर से कंफर्मेशन दे दो, क्या तुम लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या तुम लोग मेरे को देख पा रहे हो? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्मेशन। वेरी गुड शिवम। ओके। ओके गुड। ठीक है। तो भाई मैं हूँ अभय अग्रवाल। पिछले 10 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ जेडब्ल्यू और नीट की तैयारी करने वाले बच्चों को। मेरा ग्रेजुएशन एनआईटी रायपुर से हुआ है। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कई अ, जगह काम कर चुका हूँ। ओके। तो खैर ये सब तो फालतू बात है। मेरा नाम अभय है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये बात करेंगे कि ये कोर्स किन लोगों के लिए ये जो हम लोग सीरीज चालू कर रहे हैं वो किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, किन लोगों को यहाँ पर बैठना चाहिए। ठीक है, ये भी समझ लेते हैं ना। बिना किसी कारण के हम लोग कोई सा भी कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। तो पहले तुम लोग ये समझो कि ये कोर्स तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात तो जिनका टारगेट है नीट 2026। दूसरा, जेडबलई के जो बच्चे हैं। अब जेडबलई चूंकि जनवरी वाला अटेम्प्ट तो बहुत पास आ चुका है। ठीक है, तो जनवरी वाले अटेम्प्ट के लिए जनवरी तक इस पूरे सिलेबस को 11 12 को खत्म करवाना संभव नहीं है। तो जो जेडबलई वाले बच्चे हैं जिनका टारगेट जेडबलई मेन है, ठीक है, उनके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो बहुत ज्यादा पीछे छूट चुका है, तो उसके लिए ये अच्छा है कोर्स जो अप्रैल को टारगेट कर रहा है। या फिर जो अगर जनवरी को टारगेट कर रहा है तो जनवरी तक उसका 11th क्लास का पूरा यहाँ पर बढ़िया से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और और इसके अलावा इस कोर्स में मैं जो पढ़ाऊंगा, नीट 2025 का पेपर काफी अच्छा आया था। तो अभी की डेट में नीट की क्लासेस की फिजिक्स और जेडबली की फिजिक्स थोड़ी पैरेलल होते गई है। ठीक। तो अब कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि सर हम तो जेडबली मेन और एडवांस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। एडवांस के लिए देखो बच्चों, एडवांस के लिए मेहनत खुद करनी पड़ती है। इन द सेंस, क्लास की थ्योरी में कोई चेंज नहीं आता। फर्क कहां पर पड़ता है एडवांस की तैयारी में कि आपने कौन से लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं, क्या आपने एससी वर्मा सॉल्व किए हैं, क्या आपने पीवाईक्यूज एडवांस के लगाए हैं। वो डिसाइड करेगा कि आप एडवांस क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। जहां तक फिजिक्स की बात है तो भाई फिजिक्स तो फिजिक्स ही रहेगी। ठीक है, फिजिक्स तो जेडबल की हो चाहे नीट की हो, फिजिक्स फिजिक्स रहेगी। बहुत सारी बच्चों के मन में रहती है कि सर जेडबल नीट में इतना क्या डिफरेंस है,
मैं तुम लोगों को बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, फिजिक्स एक बार ढंग से समझ लो, उसके बाद एग्जाम चाहे जो सी भी हो तुम लोग निकाल सकते हो। नीट वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि तुम लोग अच्छे से फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, है ना, ऐसा कुछ भी बोला हुआ नहीं है कि तुम लोग को फिजिक्स बिल्कुल नीट के हिसाब से ही पढ़ के जानी है। भाई हर एग्जाम ये एक्सपेक्ट करती है आपको फिजिक्स का नॉलेज हो, और एग्जाम में बैठना, एग्जाम क्लियर करना, ये शो करता है कि आपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, बट फिजिक्स इज फिजिक्स, ये मेरा कहने का मतलब है। तो जिन लोग का एडवांस भी यदि टारगेट है तो उन लोग का बढ़िया खास अच्छा खासा अप्रैल तक मेरा यहाँ पर बैठ के रिवीजन हो जाएगा। नीट 2026 तो खैर इस कोर्स के बाद छूट नहीं सकती, इतनी मेरा तुम लोग से प्रॉमिस है, ठीक। और हम लोग इसको लगभग 5 महीने में हम लोग की कोशिश रहेगी कि सिलेबस पूरा एक बार खत्म हो जाए, ठीक है। और चूंकि हमारे पास डेली की 1.5-2 घंटे की क्लास है, तो ये 5 महीने कोई कम नहीं होते फिजिक्स का सिलेबस खत्म करने के लिए, ठीक। और जिन बच्चों का केमिस्ट्री, जिन बच्चों का बायो या जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा चल रहा है, जिनका सिर्फ फिजिक्स वीक है, उन लोगों के लिए तो खास तौर पे ये कोर्स सुटेबल है, ओके। और इसके अलावा क्या, हाँ, इसके अलावा मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक्स इन द सेंस बिल्कुल यूनिट्स एंड डायमेंशन से, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, सब कुछ। तुम लोग का एक बार फाउंडेशन अच्छा बन जाएगा तो तुम लोग आगे के चैप्टर्स को इजीली टैकल कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरे को अपनी तरफ से कहना था। बाकी अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारे मन में यदि कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो बच्चों। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कोई कुछ बोलना चाहता है अरे सुनो बच्चों, सर्वेंद्र सुनो मेरी बात सुनो बच्चों, देखो वो क्या है कि नेट वेट की क्वालिटी कैसी है? सर पर चैप्टर देखो यार अनंत, क्या चैप्टर सारे चैप्टर बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूं तुम लोग फिजिक्स को सेक्शन में डिवाइड करो। सेक्शन कैसा होता है? मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव्स, इस टाइप से, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज्यादा प्लानिंग करके चलने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तुम लोग देखो आराम से, क्या होता है कि किसी को भी कोई भी चैप्टर कितनी स्पीड से खत्म होएगा, ये बच्चों और टीचर के बीच की केमिस्ट्री के ऊपर निर्भर करता है, ठीक। तो अभी तुम लोग मेरे से पढ़ के तो देखो यार, अभी से सिलेबस की क्यों चिंता कर रहे हो? मेरी गारंटी है कि मैं सिलेबस खत्म करवाऊंगा, ठीक है, इसकी चिंता मत करो, ठीक है। तो इतना ज्यादा प्लानिंग करना, आगे की सोचना, कुछ नहीं होने वाला इन सब चीजों से। एक ही चीज काम आती है बच्चों, प्रेजेंट में पढ़ाई करना, ये तुम लोग को एग्जाम निकलवाएगा, ठीक है। तो ओके, और कोई सवाल? सिलेबस की जहां तक बात है तो मार्च मिड तक सिलेबस 100% खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसके अलावा नीट के सारे पीवाईक्यूज और जेडब्ल्यू के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज सारे के सारे मैं क्लास में कवर करवाऊंगा। जो बच्चा जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहा है उसको एससी वर्मा पूरी सॉल्व करनी चाहिए। एससी वर्मा के सभी चैप्टर्स के बढ़िया क्वालिटी के सॉल्यूशंस मेरे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। तो तुम लोग मेरे से पढ़ोगे तो तुम लोग को यूट्यूब में जो मैं पढ़ाया हूँ उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपलोड किया हूँ, वो भी तुम लोग को बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि एक प्रकार से ये हो गया ये कि जिस टीचर से तुम पढ़ रहे हो उसी टीचर के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल तुम लोग के लिए रहेगा, ठीक। ओके, सैटरडे संडे ऑब्वियसली क्लास नहीं है, सॉरी संडे क्लास नहीं है श्रेया, ओके। सैटरडे तो क्लास रहेगी, क्योंकि हमारे पास इतना समय कम है कि सैटरडे तो ऑफ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और कोई सवाल? बोलो। इसके अलावा तुम लोग को टेस्ट वेस्ट भी मैं कंडक्ट करवाऊंगा, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स रहेगा उसमें, बाकी सारे सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे ऑब्वियसली। और कोई सवाल जल्दी हो तो पूछो, वरना फिर हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करें। बोलो बच्चों। एक सेकेंड में फिजिक्स कार्ड के ऐप में कुछ बच्चे आ रखे हैं, तो उन सबको मैं मैसेज कर देता हूँ कि वो जूम में आ जाए। कैसे मैसेज करूँ? स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, सेलेक्ट ऑल, नेक्स्ट।
हेलो। हाँ, कुछ बच्चों को शायद उनकी लिंक काम नहीं कर रही है, तो उनको लिंक भेजो। हाँ, और दूसरा, जो बच्चे फिजिक्स कार्ट में, क्या बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है? जो मैंने मीटिंग लिंक शेयर की है आपको, वो काम कर रही है कि नहीं? तो हो सकता है कि जो बच्चों के पास जूम नहीं होगा, उनकी मीटिंग खुल नहीं रही होगी। उनको बच्चों को बोलो कि जूम ऐप डाउनलोड करें, तब जाके खुलेगी वो। इसके अलावा फिजिक्स कार्ट के में जो बच्चे, कुछ बच्चे फिजिक्स कार्ट में होंगे, तो उनको भी आप बता दो कि जूम लिंक के थ्रू आना है। राइट? ठीक है, चलो अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। मीटिंग कोड क्या होता है यार? मेरे को नहीं पता मीटिंग कोड क्या होता है। हम्म, वापस शेयर करूँ क्या? ठीक है, ठीक। ओके, कॉपी इनवाइट लिंक। हम्म, थोड़ा पेशेंस बना के चलना बच्चों, आज पहली क्लास है तो थोड़ी टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करने में थोड़ा समय लग जाता है। ओके। हम्म, चलो ठीक है। अब जितने बच्चे जुड़ चुके हैं उन सब को पढ़ाना स्टार्ट किया जाए। हम्म। चैट बॉक्स सामने दिख रहा है, पार्टिसिपेंट सामने दिख रहे हैं। ओके, ठीक। हम्म, तो देखो यार, फिजिक्स मैं, अच्छा मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ बच्चों को थोड़ा सा पहले आता है अगर, तो उन लोगों को थोड़ा पेशेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि शुरू शुरू में बच्चों को क्लास स्लो लगे, बट एक बार तुम लोग मेरे को समझ जाओ, मेरी भाषा शैली को समझ जाओ, मेरे से दोस्ती अच्छी हो जाएगी। जब हम लोग का तालमेल बैठने लगेगा तो हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो शुरू शुरू में हम लोग स्लोली स्लोली पढ़ाई करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, चैप्टर 1। और एक चीज, मैं एनसीईआरटी का सीक्वेंस नहीं फॉलो करूंगा। एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो हम लोग फॉलो करेंगे लगभग लगभग जो एस सी वर्मा किताब है उसका सीक्वेंस। बट मैं तुम लोग को बता दूं, सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लॉजिकल सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो एस सी वर्मा का सीक्वेंस ज्यादा लॉजिकल है। ठीक है, जैसे सर्कुलर मोशन, एनसीईआरटी में सर्कुलर मोशन को 2D मोशन में ही दे दिया है, जबकि सर्कुलर मोशन का अलग से एक चैप्टर दिया हुआ है एस सी वर्मा में। तो एस सी वर्मा का जो चैप्टर का सीक्वेंस है मैं वही फॉलो करूंगा। ठीक है, पर मैं तुम लोग को भरोसा दिलाता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनसीईआरटी से अगर तुम लोग को बहुत ज्यादा प्रेम होगा तो उस प्रेम को छोड़ देना। ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स क्या होती है भाई? यूनिट से पहले भी हम लोग ये समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए सबसे बेस्ट क्या है कि अपन लोग एग्जांपल लें। कैसे एग्जांपल? जैसे कि मास, जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि एक्सेलरेशन। ये सारी चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, इनको मेजर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो
दीज आर द थिंग्स विच एग्जिस्ट इन नेचर, जिसको हम लोग मेजर करते हैं, इस चीज को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और मेजर करने का मतलब क्या है भाई, जैसे मास होता है, अब मास भाई मैं मान लो 70 किलो का हूं और कोई दूसरा बच्चा है जो 50 किलो का है, ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क है, तो उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा ना अपने को, क्योंकि दुनिया में तो 800 करोड़ लोग हैं भाई, ठीक है, तो सबको एक यूनिक मास असाइन करना पड़ता है, 25 किलो 23 किलो, समझ रहे हो मेरी बात को। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है कि मैं तुमसे ज्यादा भारी हूं या तुम मुझसे ज्यादा हल्के हो, ये बोलना सफिशिएंट नहीं है, तो वी नीड टू क्वांटिफाई इट, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर समथिंग विच एग्जिस्ट इन नेचर एंड वी मेजर इट। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं भाई, जैसे कि मास, जैसे कि टाइम, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है भाई, कोई चीज कितनी गर्म है या फिर कोई चीज कितनी ठंडी है, उस चीज को मेजर किससे किया जाता है, टेम्परेचर से किया जाता है। हालांकि तुम लोग बच्चे नहीं हो, तुम लोग ये सब फिजिकल क्वांटिटीज के अनेकों एग्जाम्पल बचपन से सुनते आ रहे हो, ठीक है। जैसे कि एनर्जी, एनर्जी भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी अगर हमारे पास है तो हम लोग काम कर सकते हैं, तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब वर्क, एनर्जी फिजिक्स में और जो डे टू डे लैंग्वेज में हम लोग वर्क पावर एनर्जी वर्ड यूज करते हैं, उनमें फर्क होता है। तो जब तक मैं तुम्हें ना बताऊं कि एनर्जी क्या होती है, तुम लोग अपने मन से कुछ भी अज्यूम मत करना, ठीक है। तो हर वर्ड को पूरी बाल की खाल निकालते हुए हम लोग बाद में समझेंगे कि एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, मास क्या होता है। मास भी लोगों को बहुत ऑब्वियस लगता है, पर मास भी इतनी आसान चीज नहीं है, ठीक है। तो हम हर चीज को डिटेल में समझेंगे, ठीक। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यदि होती है तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जैसे कि मास, तो मैं लिखता हूं उसको, मान लो 1 kg, ठीक। तो 1 kg में दो चीजें तुम लोग को दिखाई दे रही होंगी। पहला तो ये है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा ये तुम लोग को दिखा रहा होगा, ये क्या होती है, यूनिट्स, ठीक है। अभी देखो कैसे कैसे तुच्चे तुच्चे सवाल आते हैं एग्जाम में। आ, एक बात समझो, जैसे मैं 1 kg को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। तो नंबर और यूनिट में किस टाइप का रिलेशन दिखाई दे रहा है तुमको, तुमको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं नंबर को बड़ा करता हूं तो यूनिट छोटी हो जाती है। जैसे ग्राम और केजी में कौन बड़ा है भाई, केजी बड़ा है, ग्राम छोटा है। परंतु 1 और 1000 में कौन बड़ा है, तो सर 1000 बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/यूनिट का साइज। जैसे देखो भाई, 1 kg और 1000 ग्राम दोनों एक ही चीज है, एग्जैक्टली एक ही चीज है, बट क्या फर्क पड़ रहा है, हम लोग यूनिट के साइज को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि केजी, तो नंबर छोटा होके 1 हो जा रहा है। यूनिट को घटा रहे हैं, 1 kg को 1000 ग्राम लिख रहे हैं, तो सॉरी, केजी को हम लोग ग्राम लिख रहे हैं, तो 1 की जगह क्या आ जा रहा है, 1000। इसी तुच्चे से कॉन्सेप्ट के ऊपर एक बार PYQ आया था, मेरे को याद नहीं है नीट में या फिर JEE में, बट आ चुका है। आंसर सिर्फ इतना सा था कि n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u, ठीक है। अब ऐसा बताने का क्या फायदा है सर, बताने का ये फायदा है कि हर क्वेश्चन एग्जाम में टफ नहीं आते। हम लोग स्मार्टली पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग कर ले जाएंगे बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए, ठीक। चलो भाई, तो अभी तक हम लोग देखें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अगला, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब अब जैसे क्लासिफिकेशन भी किस टाइप का हो सकता है समझते हैं। जैसे यदि मैं इंसानों को क्लासिफाई करूंगा तो मैं इस तरीके से भी क्लासिफाई कर सकता हूँ कि कौन कौन लड़का है और कौन कौन लड़की है, राइट। पर मैं ऐसे भी क्लासिफाई कर सकता हूँ कि कौन कौन लंबा है, कौन कौन छोटा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, ठीक। तो एक ही चीजों के, एक ही इंसानों के कई प्रकार से क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं, वैसे ही फिजिकल क्वांटिटीज के भी कई प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। उसमें पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ
तुम लोगों ने सुना होगा कि उनके पास डायरेक्शन है या नहीं। ठीक है, तो पहला होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर मतलब क्या होता है बच्चों? स्केलर मतलब वो क्वांटिटी होती है जिसको डिफाइन करने के लिए हमें उसके डायरेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। इन द सेंस, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि कोई कितनी स्पीड से जा रहा है, कोई कितनी जल्दी जल्दी दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 50 किलोमीटर पर आवर। पर जब मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई कितना जल्दी जल्दी दौड़ रहा है, तो मैं ये तो पूछ ही नहीं रहा ना कि वो कौन से डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कौन जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या है? स्पीड। तो स्पीड बाय डेफिनेशन, स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत ही नहीं है डायरेक्शन की। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज थिंग्स जिनके अंदर बाय डेफिनेशन डायरेक्शन नहीं होता। जबकि ऑन द अदर हैंड, यदि मैं तुमसे ये सवाल पूछूं कि ये बंदा कहाँ जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब मेरा सवाल ही बदल गया। ठीक है, सवाल अब मेरे सवाल में ही उसकी मैं मेरी मेरी इच्छा है ये जानने की वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब जिस क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं वो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्केलर्स के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। पर एक छोटा सा यहां पर लफड़ा और है। लफड़ा ये है कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनके पास डायरेक्शन भी होता है, पर वो वेक्टर नहीं कहलाते। जैसे कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं तुम लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो दो तार हैं, कुछ कलर ले लेते हैं। दो तार हैं, एक तार है ऐसा और एक तार है ऐसा। इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, एक तार में बह रहा है 1 एम्पियर का करंट, दूसरे तार में बह रहा है 2 एम्पियर का करंट। तो तुम लोग देख रहा होगा तुम लोग की दोनों करंट की डायरेक्शन भी है, दोनों करंट का मैग्नीट्यूड भी है। इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? 3 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन का रोल सिर्फ इतना ही है कि जहां तार है वहां करंट की डायरेक्शन होगी। पर मैंने 1 और 2 को सिंपली ऐड कर दिया, जैसे हम लोग नंबर्स को ऐड करते हैं, 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 5, सॉरी 7, इस टाइप से। ठीक है, इसी की जगह मैं ऐसा ले लूं, अगर यहां ले लिया मैं 3 एम्पियर और यहां में ले लिया 4 एम्पियर, तो ये कितना हो गया? 7 एम्पियर। तो करंट, उसके बाद मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, और बावजूद इस बात के वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है समझो। क्योंकि वेक्टर को वेक्टर कहलाने के लिए न सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, परंतु एक और चीज की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। कोई क्वांटिटी को अगर वेक्टर कहलाना है तो उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो वेक्टर कहलाता है। जैसे कि अभी तुम लोग बचपन में पढ़े होगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक बात है। अब मैं इसको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लो कोई बंदा ऐसे गया 3 मीटर, और उसके बाद वो बंदा ऐसे गया 4 मीटर। तो हम सबको पता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर नहीं है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये 5 मीटर। तो क्या 3 + 4 करने से आ गया 5? नहीं आया, क्योंकि 3 और 4 को डायरेक्ट जोड़ने का मतलब ये हुआ कि हम 3 और 4 मीटर को स्केलर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। स्केलर्स को जोड़ने के नियम अलग होते हैं, वेक्टर्स को जोड़ने के लिए नियम अलग होते हैं। करंट को जोड़ने के लिए मुझे क्या फॉलो करना पड़ा? मुझे सिंपल लॉ ऑफ स्केलर फॉलो करना पड़ा, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। जबकि डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसको तुम कैसे 3 + 4 = 7 बोल दोगे भाई? ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमने क्या यूज करना पड़ा? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम किसके अंदर आता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अंदर आता है। ठीक है, यस शिवम, लॉ ऑफ अलजेब्रा जो होते हैं वो स्केलर के अंदर एप्लीकेबल होते हैं, जबकि वेक्टर के अंदर वो एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, यस 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 त्रिलोचन, तुमको डीपीपी तो मिलेगी यार। डीपीपी, डीपीपी नहीं, मैं डीपीपी नहीं दूंगा। मैं तुम लोग को एक
पूरा क्वेश्चन बैंक दूंगा, ठीक है। और मैं डेली तुम लोग को उसके होमवर्क दे दिया करूंगा कि हाँ ये 4 क्वेश्चन करके लाओ आज, कल ये 15 क्वेश्चन करके ले आओ, ठीक है, ताकि एक साथ तुम लोग को पूरा मटेरियल मिल जाए। और अगर मेरी मानोगे भाई तो सबसे बेस्ट ये रहेगा, मैं तुम लोग को बताऊंगा, स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे। हम लोग का टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम मेहनत करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो एक अच्छा प्लान हम लोग इस बारे में करेंगे। चॉकलेटी वर्ड्स के पीछे मत भागो, डीपीपी और ये और वो, है ना। क्या डीपीपी नहीं होती तो क्या एग्जाम की तैयारी नहीं होती क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। बस श्रद्धा के साथ तुम लोग क्लास अटेंड करो। उसके बाद मैं जितना बोलूंगा, जितना रिवीजन करने के लिए बोलूंगा, वो बस करके आ जाना। मैं गारंटी ले रहा हूं तुम लोग की तुम लोग को किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है भाई। तुम लोग अगर डीपीपी की टेंशन लोगे तो फिर मैं क्या करूंगा, है ना। ओके, हाँ त्रिलोचन, नोट्स तो तुम लोग को मिलेगा। नोट्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, क्योंकि जिस बोर्ड में मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ रेडी हो जाएगी क्लास के बाद, तो वो तुम लोग को मिल जाएगी। लेकिन जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा क्लास में, उसको तुम लोग को एक कोरे कागज में खुद से सॉल्व करना चाहिए। खाली पिक्चर की तरह बैठ के देखोगे मूवी की तरह तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, अब और हम लोग डिराई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब भाई डट के पढ़ाई करना है, ठीक। ओके, तो स्केलर मतलब जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर के बाद मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में बाद में पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, ठीक। अब तो एक तो क्लासिफिकेशन हो गया डायरेक्शन के बेसिस पे। दूसरा एक और क्लासिफिकेशन होता है, वो होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनफैक्ट ये तो बहुत छोटी बात है, स्केलर और वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है जो मैं अब पढ़ा रहा हूं, क्या? फिजिकल क्वांटिटीज, शॉर्ट में लिख देते हैं अपन लोग, है ना। ये 2 प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब बात को समझते हैं। एक इमेजिनरी यूनिवर्स में पहुंच जाओ जहां पर सिर्फ 3 चीजें हैं, एक तो टाइम, एक तो डिस्टेंस, और तीसरा स्पीड। तो अब बात को समझो, क्या क्या बोला मैं? टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। अब बात को समझना, और कुछ नहीं है पूरी दुनिया में, है ना। इमेजिन करो भाई, ये हमारी दुनिया नहीं है, कोई दूसरा पैरेलल यूनिवर्स। उस यूनिवर्स में सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। अभी सोचो, अगर मेरी इच्छा हुई कि मैं टाइम और डिस्टेंस को फंडामेंटल मान लूं, तो स्पीड को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? स्पीड को मैं डिफाइन करूंगा क्या करके? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। अब चूंकि स्पीड को डिफाइन करने के लिए मुझे डिस्टेंस और टाइम से काम चल गया, तो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी और टाइम एंड डिस्टेंस आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक। अच्छा, मेरी कुछ और भी इच्छा हो सकती थी। अगर मेरी इच्छा होती कि मैं स्पीड को और टाइम को फंडामेंटल मान लूं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। सोचो, अगर मैं स्पीड और टाइम को फंडामेंटल मान लूं तो फिर डिस्टेंस वुड बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज थी जिसका मैं एग्जांपल लिया। रियलिटी में तो 100, 200, 300, 400 की मात्रा में फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक बात है। तो अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है सर? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है बच्चों जिनकी मदद से तुम लोग बाकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव कर सको, ठीक है। तो एक सबसे छोटा सेट, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में समझाता हूं, 1 से 9 तक की यदि किसी को गिनती आ गई और उसको 0 भी पता चल गया, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यदि इन 10 डिजिट्स की जानकारी हमको हो गई तो हम लोग पूरा नंबर सिस्टम समझ गए, राइट। ऐसा ही कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है, ऐसी मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मदद से ब्रह्मांड की बाकी सारी क्वांटिटी को डिराइव किया जा सके, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक। और डिराइव की तो डेफिनेशन बताने की जरूरत ही नहीं है, जो डिराइव कर रहे हैं वो डिराइव कहला गई, उसमें क्या बड़ी बात है, ठीक। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की
एक डेफिनेशन तुम लोग को यहाँ पर लिखनी चाहिए, ठीक है। दिस इज अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और यहां पर लिख लेना ये सेट छोटा होना चाहिए, है ना, सबसे छोटा पॉसिबल सेट। जैसे 0 से लेकर 9, इन 10 नंबर के से कम में काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ही इन 7 होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, उन 7 के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। उन 7 की जरूरत है ही बाकी सारी को डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, स्मॉलेस्ट सेट, smallest set this is a set of physical quantities by using which we can derive all other physical quantities। अभी देखो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि ये क्या बच्चों जैसे पढ़ा रहे हो सर हमको, तो भाई थोड़े दिन बच्चे बन लो, है ना, थोड़े दिन बच्चे बनने में कोई बुराई नहीं है। थोड़े दिन बच्चे बने रहोगे तो सबके सब लोग हम लोग एक साथ आ जाएंगे, है ना, सबका नॉलेज बराबर चलेगा तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। टेस्ट भी जो होंगे उसमें रिलेटिव कंपटीशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक ग्रुप बना के चलेंगे, उस ग्रुप में मैं एज अ टीचर हूं और तुम लोग सारे के सारे एज अ स्टूडेंट प्रेजेंट मौजूद रहोगे, तो एक ग्रुप वर्क बनेगा, तब जाके एक दूसरे की हेल्प से एग्जाम क्लियर होगी। ये ऐसी एग्जाम नहीं है जो तपस्या जैसे क्लियर की जा सके, है ना, रूम में बैठे बैठे अकेले, किसी से कोई जान पहचान नहीं, भाई ऐसे मत करो भाई तैयारी, है ना, मिलजुल के सब तैयारी करो, दोस्ती बना के चलो। तैयारी में मजा आना चाहिए भाई, सीधी सी बात है, मजा आएगा तो तैयारी आसान हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट, ठीक। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो गया, दिस इज द सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग व्हिच वी कैन डिराइव ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और डिराइव तो मैं समझता हूं कि उसको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है ना, विच आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, विच आर डिराइव्ड quantities which are derived। ओके, अब मैं क्या बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कुल कितनी है, 7, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं, और मैं क्या बोला कि ये टोटल कितनी होती है, 7, ठीक है। सबसे पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, ठीक है। और क्या होता है यार, टेम्परेचर, और क्या होता है, मास तुम लोग समझते हो, लेंथ भी समझते हो, टाइम भी समझते हो। टेम्परेचर के बारे में हल्का सा मैं बता देता हूँ, इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, यानी कि कोई चीज कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, ठीक है। एक होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जैसे देखो यार, तुम लोग मार्केट में केला खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे कि 1 दर्जन केला चाहिए, आधा दर्जन केला चाहिए, ठीक है। तो दर्जन केले के लिए यूज होता है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसी चीजें आती हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जिनकी, यस वेरी गुड, है ना शिवम, उनकी संख्या भाई बिलियंस और ट्रिलियंस में होती है। तो क्या तुम लोग दर्जनों में नापोगे एटम्स को, एटम्स की गिनती दर्जनों में करना महाबेवकूफी होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मोल से नापते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि कोई कितना है, कितना ठो है ना, गिनती, इसके लिए एक यूनिट होती है जिसका नाम मोल है, और एज अ फिजिकल क्वांटिटी अपन उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। सर ये अगला नीट होता के है लिए है ना बैच? क्या, सर ये बैच नीट के लिए एप्लीकेबल है, मतलब नीट वाले देख सकते हैं? यस 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 यस, नीट के लिए एप्लीकेबल है और जेडब्ल्यू वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, राइट। थैंक यू ओके, सर। हाँ, ऋतिक है ना, ऋतिक को, ओके ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगली चीज होती है बच्चों लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी पहली बात तो हमारे सिलेबस में नहीं है, दूसरी बात
तुम लोग को सिर्फ इतना पता होना चाहिए, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है ब्राइटनेस, ठीक है। एग्जैक्टली ब्राइटनेस नहीं होता, पर ब्राइटनेस से मिलता जुलता होता है, ठीक है। एग्जैक्टली ब्राइटनेस तो हम लोग लूमेंस में नापते हैं। जैसे तुम लोग अमेजोन में टॉर्च वगैरह खरीदोगे तो उसमें लूमेंस में ब्राइटनेस दी हुई होती है, 500 लूमेंस, 1000 लूमेंस, ठीक है। तो ब्राइटनेस की एक्चुअल में यूनिट क्या है? लूमेंस। बट उसी से मिलती जुलती एक यूनिट उससे मिलती जुलती एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका नाम है लुमिनस इंटेंसिटी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। पर तुम लोग ये मान लो कि इट इज जस्ट ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ठीक। ध्यान रखना, ब्राइटनेस ऑफ लाइट की बात चल रही है, साउंड की बात नहीं चल रही है। 1 2 3 4 5 6 क्या बज गया यार? लुमिनस इंटेंसिटी बताओ भाई जल्दी। लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, टाइम, मास, लेंथ। बोलो भाई क्या बच रहा है, बोलो, जवाब दो मेरे को। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, करंट भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, गुड श्री किशन। जैसे वाटर करंट भी तो करंट होता है। नदी में जब पानी बहता है, बाढ़ आती है, तो बोलते हैं कि वाटर करंट बहुत बढ़ गया है, तो वाटर करंट इज ऑल्सो करंट। बट हम किसको फंडामेंटल मानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लो, कितनी जल्दी जल्दी चार्ज फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अब सुनो बात को, मास का जो सिंबल होता है वो होता है m, लेंथ का सिंबल होता है l। मैं यूनिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं सिंबल की बात कर रहा हूं। सिंबल का क्या यूज है सर? बाद में समझ में आएगा, ठीक। अगला हो गया टाइम। अब t जो है टाइम के लिए यूज होता है। अब चूंकि ऑलरेडी टाइम के लिए t हम लोग बुक कर चुके हैं, तो अब टेम्परेचर के लिए तो t यूज नहीं कर सकते, है ना, गलती हो जाएगी वरना। तो टेम्परेचर के लिए हम लोग k यूज करते हैं। तो टेम्परेचर की ऐसा यूनिट भी केल्विन होती है, और उसका जो सिंबल होता है वो भी k होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी उसकी ऐसा यूनिट से ही डिनोट करते हैं, दैट इज मोल। लुमिनस इंटेंसिटी को उसकी ऐसा यूनिट यानी कि कैंडेला से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को कुछ किताबों में I से और कुछ किताबों में A से, दोनों का यूज तुम लोग को मिलेगा, है ना। कई बार इलेक्ट्रिक करंट को A से भी बता देते हैं फॉर एम्पियर, और कई बार I से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इन सिंबल्स का क्या करना है सर, आएगा समझ में, चिंता मत करो, ठीक। अब यूनिट्स की अगर बात करो तो बहुत प्रकार की यूनिट्स हो सकती हैं। जैसे कि मास की यूनिट क्या हो सकती है? केजी भी हो सकती है, ग्राम भी हो सकती है ना, क्विंटल भी हो सकती है, टन भी हो सकती है। लेंथ की यूनिट क्या हो सकती है? मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है ना, फुट हो सकती है, फीट, ठीक है। टेम्परेचर की भी बहुत सारी यूनिट्स हो सकती है, केल्विन हो सकती है, डिग्री सेल्सियस हो सकती है, डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकती है, राइट। टेम्परे ये क्या किया मैं, सॉरी, ये किसकी है? ये टेम्परेचर की है, हाँ। और टाइम की, टाइम की हो सकती है सेकेंड, टाइम की हो सकती है आवर, एक दिन, 1 डे इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टाइम, 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक, दीज आर ऑल यूनिट्स ऑफ टाइम, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक यूनिट में तुम लोग को बताया दर्जन। ये हिंदी नहीं आती होगी तो मैं इसको स्पेल कर देता हूं इंग्लिश में, दर्जन। पर दर्जन से तो केला नापा जाता है ना। हम लोग साइंटिस्ट, साइंटिस्ट मतलब जो हम लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? मोल, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी की तो भाई साहब मेरे को एक ही यूनिट पता है, कैंडेला, है ना, और कोई मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मेरे सिलेबस में नहीं है, मैंने कभी पढ़ा नहीं, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर हो सकती है ना, वो मिली एम्पियर हो सकती है, माइक्रो एम्पियर हो सकती है, और भी भगवान जाने होती होगी, तो मेरे को पता नहीं, ठीक है। अपने को वैसे भी एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है, ठीक है। अपने को तो फिजिक्स पढ़नी है, अपने को कॉन्सेप्ट्स में ध्यान देना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है भाई, हर देश वाले अपनी अपनी यूनिट चलाते हैं, हर कबीले वाले अपनी अपनी यूनिट चलाते हैं। जैसे तुम लोग अगर पिक्चर देखते होगे हॉलीवुड की, तो उन लोग डिस्टेंस को माइल्स में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मील, जबकि हमारे इंडिया में किलोमीटर ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब क्रिकेटर्स लोग तो डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं नापते, क्रिकेटर्स की जो कम्युनिटी होती है उन लोग डिस्टेंस को गज में नापते हैं,
पिच की लंबाई को गज में नापते हैं। तो हर ग्रुप की यूनिट अलग अलग होती है। वैसे ही साइंटिस्टों की ग्रुप की जो यूनिट है, जिसमें सारे साइंटिफिक वर्क होते हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई होती है, उस सिस्टम ऑफ यूनिट को बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, और एसआई यूनिट्स में क्या क्या आता है भाई? इनमें से केजी को उठा लिया। अब ये सब आपस में सहमति की बात है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, अलग अलग देशवासी, अलग अलग ग्रुप्स, लोगों मिले सबके सब बैठ के डिसाइड किए भाई सारा लफड़ा खत्म करो। केजी को मान लेते हैं, लेंथ में उन्होंने कहा कि मीटर को मान लेते हैं, टाइम में बोला कि भाई चलो सेकंड को मान लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर में केल्विन को माना गया ऐसा यूनिट। लुमिनस इंटेंसिटी तो खैर कैंडला ही है। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए दर्जन को नहीं मानेंगे, है ना। दर्जन तो इंडिया में यूज होता है, पता नहीं बाहर होता भी होगा कि नहीं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल को चुना गया, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर को चुना गया। और इस तरीके से एक सहमति बैठा के इन सभी लोगों को ऐसा यूनिट ऑफ एक सेट माना गया, ऐसा यूनिट्स का सेट। ठीक, अब तो ये हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। अब डिराइव क्वांटिटी के बारे में कोई जरूरत नहीं बात करने की। क्यों जरूरत नहीं है सर? क्योंकि डिराइव क्वांटिटी के बारे में हम लोग पूरी थ्रू आउट अपने सिलेबस में बात करेंगे। हमारा काम ही क्या है, पूरी फिजिक्स में अभी तुम लोग कम से कम 50-60 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करोगे आगे चल के। वो सारी की सारी डिराइव क्वांटिटीज ही रहेंगी। तो जब वो आएंगी तब हम लोग उसको पढ़ेंगे, जैसे कि लेंथ, सॉरी, स्पीड, एक्सेलरेशन, है ना, वेलोसिटी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स में। ठीक है, और जैसे हीट करंट, है ना, हीट करंट के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ही वेवलेंथ आएगा, बहुत सारे फंक्शंस आएंगे, बहुत सारे यूनिट्स आएंगे, उन सबको अपन पढ़ेंगे। फोर्स, फोर्स इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फोर्स कहां पर पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, मैं तुम लोग को बता दूं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग लास्ट में करेंगे। मतलब मैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ाने के बाद पीवाईक्यू नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि मान लो पूछ दिया कि प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, प्रेशर की डायमेंशन क्या है, तो प्रेशर तो मैं अभी तुम लोग को पढ़ाया ही नहीं हो ना भाई। प्रेशर तो मैं कहाँ पढ़ाऊंगा? फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाऊंगा। तो अभी उसकी टेंशन क्यों पालोगे? अभी अगर तुम लोग प्रेशर से संबंधित कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो तुम लोग को बेवजह दिमाग में डिप्रेशन आएगा। ठीक है, तो पीवाईक्यूज इस पर्टिकुलर चैप्टर के हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग को अभी अच्छे से पढ़ने हैं, उनमें आते जाते हैं हम लोग। तो अभी तक इस स्लाइड में हम लोग क्या पढ़े कि व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, अच्छा कुछ बकवास भी कर ली जाए कि इतनी पढ़ाई अच्छी बात नहीं। ये बताओ बच्चों कि मेरी भाषा तुम लोग को समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ मेरे को। हम्म, आ रही है? आ रही है सर? यस सर, श्री किशन, अनंत को आ रही है, शिवम को आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मेरी हिंदी को समझने में या फिर मेरे वर्ड्स को समझने में? कोई ऐसा है क्या? हम जवाब देना जरूरी नहीं समझते सर, है ना। संस्कृत में पढ़ाओ। ठीक है सर, आई एम मेकिंग नोट्स, वेरी गुड श्री कृष्ण। देखो बच्चों, अपने नोट्स जो बनते हैं वो तो बेस्ट होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, तो वो तो बेस्ट है। बट एट द सेम टाइम नोट्स बनाने के पीछे पागल भी मत हो जाना भाई, है ना। पता चला कि क्लास में सिर्फ नोट्स बनाने बैठ गए। कुछ बच्चों का टारगेट होता है, कुछ बच्चे नोट्स बनाने के प्रति इतने ज्यादा सीरियस होते हैं कि क्लास में सर जो बोल रहे हैं वो समझ में भले ही मत आए लेकिन नोट्स जरूर बने। ऐसा मत करना भाई बस। ठीक है, चलो। तो ये होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसके बाद अब देखो, फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी के बाद एक और कैटेगरी है क्वांटिटी की जिसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज का सप्लीमेंट करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को सहायक होना किसी चीज के लिए। ठीक है, सप्लीमेंट करना। जैसे शक्कर में, सॉरी, चाय में शक्कर कॉम्प्लीमेंट करती है चाय के टेस्ट को। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। ठीक है, अब जब हम लोग कुछ चावल दाल वगैरह खाने जाते हैं
तो वहां पर जो सलाद होता है वो कॉम्प्लीमेंट करता है खाने को, ठीक बात है। तो वैसे ही डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी होती हैं, उन सबको डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो सहायता करते हैं वो कौन है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और सिर्फ दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है, पहला होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में तुम लोग को अभी बिल्कुल नहीं जानना है। सॉलिड एंगल का फर्स्ट टाइम यूज होता है सीधा क्लास 12th में, वो भी कहां पर, आई थिंक वो होगा यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं सॉलिड एंगल पढ़ाऊंगा। प्लेन एंगल तुम लोग को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लेन एंगल ढंग से समझ लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल मतलब ये होता है कि भाई मान लो कोई पॉइंट है और ये एक सांप है मान लो, तो ये सांप का ये छोर से लेकर ये छोर तक इस पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस इज नोन एज प्लेन एंगल, ठीक। तो ये तो समझ रहे हैं कि ये होता क्या है। तो किसी प्लेन में, ये जो बोर्ड है मेरा, ठीक है, ये जो अपना कॉपी है जिसमें मैं बढ़ा रहा हूं, दिस इज अ प्लेन, उसमें ये एंगल बन रहा है। जबकि सॉलिड एंगल देखो कहाँ होता है, जो अपन मुर्रा खाते हैं ना, मुर्रा मतलब जो भेलमुरी वगैरह खाते हैं, तो वैसे कोन में देता है हम लोगों को, ठेला वाला, ऐसा। तो होता ये है कि कोन का जो ये सरफेस है वो एक पॉइंट के चारों तरफ सॉलिड एंगल बनाता है, क्योंकि ये एक प्लेन नहीं है, वो कोन एक 3D आइटम है, ठीक है ना, एक रियल ऑब्जेक्ट है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो उसके सेंटर पे जो बन रहा है वो, दिस इज नॉट अ प्लेन एंगल, दिस इज अ सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये हो गया अपना सॉलिड एंगल, और ये जो है अपना प्लेन एंगल हो गया। तो ये तो समझ गए कि भाई होता क्या है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट प्लेन एंगल, ठीक है, हाउ वी हैव डिफाइंड प्लेन एंगल। तो कैसे डिफाइन किया गया भाई? तो इस चीज को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक सर्कल के रेस्पेक्ट में सोचो। कोई एक सर्कुलर आर्क है मान लो, और ये उसका सेंटर है। तो ये हमारा एंगल है, इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूं। अगर ये जो दिख रहा है तुम लोगों को, हाइलाइटर है क्या यहाँ पर अपने पास? नहीं है ना। ये तुम लोग को एंगल, ये जो लेंथ दिख रही है ना बच्चों, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। और यदि आर्क लेंथ एल है और ये डिस्टेंस है आर, अब सर्कल की खास बात ये होती है कि सर्कल का हर पॉइंट अपने सेंटर से बराबर की दूरी पे होता है। तो ये सारी डिस्टेंस, ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ये सारी डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो हाउ हैव वी डिफाइंड, हाउ डू वी कैलकुलेट प्लेन एंगल थीटा? इट इज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस, समझ रहे हो? तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, एल अपॉन आर। पर खास बात क्या है भैया, कि जो आर है वो क्या है, वो कॉमन डिस्टेंस है। जबकि अगर मैं ये सांप वाला एग्जांपल लेता, इसको देखो, इस सांप वाले एग्जांपल में सोचो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों बराबर नहीं है। तो अगर ये R1 हो गई तो ये R2 हो गई, ये R3 हो गई, तो ये सारी की सारी डिस्टेंस अलग अलग है। तो तुम कौन सी लेंथ को कौन सी रेडियस से डिवाइड करोगे भाई, है ना, क्योंकि हर पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो यहां पर ऐसा कुछ करना सरासर गलती होगी कि हम लोगों ने ये लेंथ नाप ली और इस रेडियस से डिवाइड कर दिया और उसको एंगल का नाम दे दिया, बिल्कुल गलत। ठीक है, एंगल को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसी आर्क लेंगे जिस आर्क के सभी पॉइंट्स सेंटर से बराबर दूरी पे हों। और फिर हम लोग लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं, हाउ डू वी यूज वर्ड्स, वर्ड्स में भी समझना चाहिए फिजिक्स को, मैं क्या बोल रहा हूं। इसको ऐसे पढ़ेंगे, द एंगल subtended by the arc of length L, यहां ब्रैकेट में लिख लोगे आर्क लेंथ, ठीक है, एट द पॉइंट
एट द पॉइंट P, इस पॉइंट को मैं P नाम दे देता हूं, इज कैलकुलेटेड यूजिंग क्या, ये इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसको, एंगल को। अभी ध्यान से समझना। अब एंगल को क्यों सप्लीमेंट्री कहा गया और बाकी सारी चीजों को क्यों फंडामेंटल कहा गया। जैसे देखो मैं क्या बोला, ये सारी फंडामेंटल है पर एंगल सप्लीमेंट्री क्यों भाई, ऐसी क्यों नाइंसाफी। इस चीज को समझना। मास के पास क्या है, मास है, ठीक है, मास मास है, लेंथ लेंथ है, पर एंगल के पास क्या है, एंगल के पास कुछ नहीं। इन द सेंस एंगल इज अ रेशियो, एंगल इज अ रेशियो ऑफ लेंथ एंड रेडियस। तो लेंथ अपॉन लेंथ मतलब क्या हुआ, इट्स अ रेशियो। रेशियो की कोई रेशियो कोई क्वांटिटी नहीं हो सकती, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। इसीलिए बोलते हैं कि प्लेन एंगल इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। और तुम लोग को मैं बाद में बताऊंगा कि सॉलिड एंगल भी एक रेशियो होता है, ठीक है। वो क्या रेशियो होता है उसके बारे में बाद में पता चलेगी। पर अच्छा ये बात भी शायद पूरी समझ में ना आए कि प्लेन एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते, सॉरी सप्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं। नहीं समझ में आया तो याद कर लो, आज नहीं समझ में आई है कल समझ में आ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। मैं तुम लोग को एक एडवाइस दूंगा, मैं याद करने को कभी भी प्रमोट नहीं करता हूँ, ऑब्वियसली यार मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, बट पढ़ाई के दौरान जो चीज समझ में ना आए उस चीज को याद करके आगे बढ़ जाने से हम लोग की पढ़ाई ब्रेक नहीं होती, और जो समझ जिस चीज को अपन बोलते हैं वो धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाती है। तो जो व्यक्ति पेशेंस रखेगा वो धीरे धीरे समझ जाएगा, कभी ना कभी समझ जाएगा। आज नहीं समझ में आया, कल रिवाइज करते करते अचानक से उसके दिमाग में कुछ आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस रख के चलोगे तो हर चीज समझ में आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी के लिए याद कर लो कि प्लेन एंगल इज सप्लीमेंट्री। हालांकि मैं तुम लोग को बता दूं, कोई तुमसे ये पूछने वाला नहीं है कि प्लेन एंगल को काय को सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाने की आदत है, चलो खैर। अच्छा, तो प्लेन एंगल के पास क्या है, कुछ नहीं है, ठीक। और वैसे ही सॉलिड एंगल के पास भी कुछ नहीं है, ठीक। अब 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 एक छोटा सा और आइटम होता है। अभी हम लोग सब डायमेंशंस वगैरह भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस तो डायमेंशन से ही आएंगे, बट वेट करो, है ना, पेशेंस रख के चलो। सब कुछ लाइन से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा समझ लो कि प्रवचन चल रहा है फिजिक्स का और तुम लोग सुनने आ गए हो, ठीक। चलो, अगला चीज होता है बच्चों एसआई यूनिट की प्रीफिक्सेस। एसआई प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स क्या होती है भाई, सिंपल सी चीज है। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶मीटर, ठीक है। सोचो भाई, अब मीटर तो काफी बड़ा होता है, अब तुमको एटम का साइज नापना होगा तो तुम मीटर में नापोगे क्या, ऑब्वियसली नहीं। तो वहां पर तुमको कुछ यूज करना पड़ेगा, माइक्रो, मिली, नैनो, है ना, इस टाइप के आइटम तुम लोग को यूज करने पड़ेंगे। और अगर तुमको कोई बोलेगा कि अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को नापो, तो उस केस में भी मीटर किसी काम का नहीं है, क्योंकि सन और अर्थ के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है ना। तो फिर उस केस में मीटर तो डेफिनेटली यूज नहीं होएगा, फिर वहां पर कुछ और बड़ी यूनिट जैसे कि मेगामीटर, है ना, डेकामीटर, ये सब बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, ये सब यूनिट्स आती हैं, तो वो सब देखेंगे अभी बाद में, है ना। तो कुछ प्रीफिक्सेस की वैल्यू तुम लोग को याद होनी चाहिए, जैसे कि सबसे छोटे से यदि मैं स्टार्ट करूं तो वो होता है 10⁻⁻18। हल्का फुल्का सुन लो, एकदम याद कंठस्थ करने की जरूरत नहीं, मेरे को भी याद नहीं, मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूँ, है ना, मैं भी देख के ही पढ़ा रहा हूँ, और मेरे को इसको बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो 10⁻18 को बोलते हैं एटो, ठीक है। तो एटोमीटर लिखा हुआ है मतलब 10⁻18 मीटर लिखा हुआ है, 10⁻⁻18 मीटर लिखा हुआ है। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 की गैप में लिखते हैं अपन लोग, 10⁻⁻15 जो होता है फेम्टो। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज फेम्टोमीटर में होता है, बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस। तो उसको नापने के लिए मीटर नहीं यूज करोगे, फेम्टोमीटर यूज करोगे, राइट। उसके बाद होता है 10⁻12 जिसको अपन बोलते हैं पीको। उसके बाद होता है 10⁻⁹ जिसको बोलते हैं नैनो। नैनो तो सब जानते हैं, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी सब सुने हुए हैं अपन लोग। उसके बाद 10⁻⁶ जिसको कहते हैं माइक्रो।
फिर 10⁻³ जिसको कहते हैं मिली। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं उनको मैं एक बात और बोल देता हूँ, नोट्स बनाते बनाते पढ़ोगे तो झेला जाएगी क्लास, मतलब झेल पाओगे, मतलब नींद कम आएगी। ज्यादा मजा आता है नोट्स बना के पढ़ने में, तो नोट्स बनाते चलो अगर जितना बन पा रहा है तो। यदि छूट जाता है तो तुम लोग बाद में पीडीएफ से उसको देख सकते हो, ठीक है। तो नोट्स बनाते पढ़ के पढ़ते कई फायदे होते हैं, दिमाग भी ज्यादा एक्टिव रहता है और नींद भी कम आती है, ठीक। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। आज मैं थोड़ा प्रवचन ज्यादा दे रहा हूँ, ऐसा हो सकता है, तुम लोग को फील हो सकता है, लेकिन वो ठीक है ना, प्रवचन भी जरूरी होता है थोड़ा सा। ओके, उसके बाद क्या आता है बच्चों, उसके बाद तो सीधा मीटर ही आ जाएगा, 10⁻0, है ना, तो वो तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद आ रहा है 10⁻3, जिसको क्या बोलते हैं, किलो, ठीक है, किलोमीटर। 10⁻6 आता है जिसको बोलते हैं मेगा। भाई ये तो तुम बाइट्स तो सब समझते हो, बाइट सबसे छोटी यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, बिट, उसके ऊपर बाइट, बाइट के ऊपर किलोबाइट जिसको अपन केबी बोलते हैं, उसके बाद मेगाबाइट जिसको अपन एमबी बोलते हैं, उसके बाद होता है गीगाबाइट जिसको हम लोग जीबी बोलते हैं, फिर आता है टेराबाइट जिसको अपन टीबी बोलते हैं, राइट। एक टीबी की पेन ड्राइव आती है, सॉरी हार्ड डिस्क आती है, 4 टीबी की हार्ड डिस्क आती है ना। तो वो सब, ये सब बड़ी ऑब्वियस है, उसको रियल लाइफ से रिलेट करके याद करोगे तो बड़ा ही जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻9 मतलब मैं क्या बताया, गीगा, है ना, केबी एमबी जीबी। उसके बाद 10⁻12 को हम लोग बोलते हैं टेरा, टेरा। उसके बाद 10⁻15 को बोलते हैं पेटा। और फिर लास्ट में 10⁻18 को बोलते हैं एक्सा। ये सब तुम लोग को मोटा मोटा याद होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और है, डेका। 10⁻1 को बोलते हैं डेका, और 10⁻−1 को बोलते हैं डेसी, डेसिमल, है ना, डेसीमीटर। डेसीमीटर मतलब क्या होता है बच्चों, 10⁻−1 मीटर। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक। तो ये सारे तुमको याद होना चाहिए। इसके अलावा एक यूनिट ऑफ लेंथ, एंगस्ट्रॉम, तुम लोग बाद में सुनोगे जब तुम लोग केमिस्ट्री में शायद सुने भी होगे। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻−10 मीटर। ये तुम लोग को याद होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्मी, फर्मी और फेम्टो में, फर्मी और फेम्टो मेरे ख्याल से एक ही होता है यार, है ना, कोई उसमें खास डिफरेंस नहीं, और होगा भी तो अपने को लेना देना नहीं, ठीक। ओके, तो आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरेटिकल हो गई, मैं माफी चाहता हूँ उस चीज के लिए, बट कोई बात नहीं, कल अच्छे दिन आएंगे हमारे। हालांकि अभी क्लास बाकी है, हो सकता है कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये सब सारी ज्ञान की बातें हैं, इनको बस सुनना है और कुछ नहीं करना है। आएंगी, फिजिक्स बहुत टफ होती है, मतलब बहुत टफ तो नहीं होती है, पर आएंगे, जिसको तुम लोग पढ़ने आए हो वो सारे चैप्टर्स भी आएंगे। बट मैं नहीं चाहता कि कोई भी गड्ढा छूटे, है ना, कोई भी गैप नहीं चाहता मैं छूटे, इसलिए मैं हर चीज को फुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे यार वो क्या होता है ना शिवम, स्मार्ट बोर्ड से जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो वो वीडियो के फॉर्म में जब पढ़ाई होती है ना, तो वो बहुत उसमें लेटेंसी आती है, डेटा का जो ट्रांसफर होता है ना, वो जूम में बहुत फास्ट होता है, यूट्यूब में बहुत डिले होता है। डिले यूट्यूब में देखो, अभी जाके अगर तुम देखोगे ना, तो यूट्यूब में 20-30 सेकंड का डिले रहता है, तो उससे रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं हो पाता। और तुम लोग आज सबके सब चूजे बन के बैठे हो, मेरे को पता है, पर कल तुम लोग हल्ला करोगे, ऐसा हर क्लास में होता है ना। कल तुम लोग खूब बात करोगे, वो आएगा दिन, आज तुम लोग नए हो, कल तुम लोग पुराने हो जाओगे। तो जब तुम लोग की बात करने की इच्छा होगी, रियल टाइम इंटरेक्शन करने की इच्छा होगी, तब वो यूट्यूब फैसिलिटी उतनी नहीं दे पाता है, इस वजह से दिस इज बेटर, ओके। और जब वो फिजिक्स कार्ड का ऐप आ जाएगा ना, तो उसमें हो सकता है कि मेरा वीडियो तुम लोग को बहुत छोटा नजर आ रहा होगा, तो वो फिजिक्स कार्ड के ऐप में थोड़ा सा वो बड़ा रहेगा वीडियो, तो ज्यादा इंटरेक्टिव भी तुम लोग को महसूस होगा, ठीक। और वैसे जितना मैं जानता हूँ पढ़ाई को, मैं समझता हूँ टीचिंग को, कि दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेथड ऑफ टीचिंग।
इसमें कोई कमी नहीं है ना, इसमें कोई कमी नहीं है। लाइव क्लास में यदि टीचर की शक्ल थोड़ी सी भी दिखाई दे रही हो ना, तो उसके एक्सप्रेशन समझ में आ जाते हैं, कनेक्टिविटी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, उतना काफी है। ओके, और थोड़ी सी मेरी मेहनत भी बच जाएगी खड़े होके पढ़ाने की। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए क्या, 5 मिनट का? क्या बोलते हो? पानी वानी पी के आते हैं? हम्म, पानी पी के आते हैं। अरे भाई, बायो कैसे पढ़ाऊंगा यार मैं? मैं फिजिक्स का टीचर हूँ भाई, बायो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, है ना? सिर्फ फिजिक्स के लिए है ये। ठीक है, चलो तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 3 से 4 मिनट का। मैं एक दो घुट पानी पी के आता हूँ। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायमेंशंस के ऊपर अपन लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे। राइट, चलो, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं, 11:05 में अपन वापस मिलेंगे। ओके।
ब्रेक का टाइम खत्म। हाँ भाई, 11:05 हो गए, है ना। बढ़िया। ओके, तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये अपन लोग रट लिए बढ़िया से, और क्या। अब पढ़ेंगे डायमेंशंस। डायमेंशन से सही बताऊं तो तुम लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। तो अब डायमेंशंस क्या होते हैं समझो। देखो, डायमेंशंस फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे? जैसे अगर मैं बात करता हूं कि वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज अ डिराइव क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है। तो सोचो बच्चों, वेलोसिटी के अंदर, वेलोसिटी किन चीजों से बन रहा है? वेलोसिटी लेंथ और टाइम से मिलके बन रहा है। तो वेलोसिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी मौजूद हैं, इस बात की जानकारी हमें कौन देता है? डायमेंशंस। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी मौजूद है, इस चीज की जानकारी हमें कौन देगा? डायमेंशंस। डिराइव क्वांटिटी किससे मिलके बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन से बनी है ना। तो पता चलना चाहिए ना कि कौन के अंदर क्या है। जैसे एक्सेलरेशन की बात करूं मैं, तो वेलोसिटी की बात कर रहे थे अपन, हाँ। तो अब लेंथ के मैं तुम लोग को सिंबल क्या बताया था? एल। और टाइम का सिंबल क्या बताया था? टी। तो हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशंस, ये जो तुम लोग को दो ब्रैकेट दिख रहा है, उस ब्रैकेट का मतलब होता है कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी कितनी हो गई? एल टी इनवर्स। ठीक है। ऐसे लिखने का, बोलने का तरीका होता है। ठीक है। और इसको बोलते कैसे हैं अपन लोग? इसको अपन पढ़ेंगे कैसे? हम लोग इसको पढ़ेंगे कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर 1 in length एंड -1 in टाइम। ये पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है। तो तुम लोग को इसको पढ़ के ये समझ में आ जाएगा कि भैया वेलोसिटी, लेंथ ऊपर है और टाइम नीचे है। अगला एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन या फोर्स की बात करते हैं, चलो। तो फोर्स का कोई फॉर्मूला हमें याद आ रहा है क्या? बिल्कुल याद आ रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इसके अंदर क्या आया? एक तो मास आया, और एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है। तो अब ध्यान रखो, मास, एम फॉर मास है ना, मीटर नहीं है वो। तो एम फॉर क्या आ गया? मास के लिए हम लोग लिखेंगे एम, लेंथ के लिए लिखेंगे एल, और टाइम के लिए लिखेंगे टी। तो टी का स्क्वायर आ गया। तो क्या बन गया? हम ये एम एल टी -2। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया फोर्स की जो डायमेंशंस हैं, यानी कि फोर्स और दोनों तरफ डब्बा, इज इक्वल टू क्या? ये। अब इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग? पढ़ेंगे ऐसे कि द डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 in मास, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम। dimensions of force are 1 in mass, 1 in length। ये समझ रहे हो ना, L का पावर 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है। ठीक। एंड -2 in टाइम। ठीक है। और देखो, अब जैसे मैं तुम लोग को अगर बोलूं, भाई देखो प्रेशर हल्का बहुत हम लोग सब पढ़े हुए हैं, है ना, क्लास 9वीं 10वीं में थोड़ा बहुत प्रेशर हम लोग को सबको पता होगा कि वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है। तो तुम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रेशर मैं तुम लोग को खुद बता दे रहा हूं कि होता है फोर्स अपॉन एरिया।
On the basis of this formula, calculate dimensions of pressure. सॉल्व करो, तुम लोग के पास समय है 1 मिनट। टाइमर वाइमर है क्या अपने पास कुछ? पता नहीं, कोई बात नहीं, अंदाजन। पोल्स वगैरह है तो चलो सब बाद में सीखेंगे। ट्राई करो बच्चों। ml इनवर्स t-2, गुड श्रीकिशन, सही है आंसर ना। क्या करोगे भाई? सॉल्यूशन क्या हो रहा है? हाँ, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर की डायमेंशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया की डायमेंशन। फोर्स की डायमेंशन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की, क्या? ml t-2। फोर्स की डायमेंशन तुम लोग याद कर लो तो बेहतर है, ठीक है। तो ml t-2 डिवाइडेड बाय क्या? एरिया की डायमेंशन क्या होती है? l का पावर 2। एरिया क्या होता है? मीटर का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों? m l इनवर्स t का पावर -2। तो प्रेशर की डायमेंशन आ गई ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, ये बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। तुम लोगों को सबको पता होगा बचपन से कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या इस फॉर्मूले के आधार पे तुम लोग कैपिटल जी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या इस फॉर्मूले के आधार पे तुम लोग जी के डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो? ट्राई करो, कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी। ट्राई करो बच्चों। ट्राई करो भाई, ट्राई करो, ईमानदारी से पढ़ाई करना है अपने को, है ना। सर मैं कैमरे से शो कर दूं? अरे हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर है कि टाइप करो बेटा, ठीक है। या फिर चैट बॉक्स में लिख, या कोई बात नहीं, अपने अपने तक रखो, सॉल्व करके कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या कि मेरे को वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर कैमरा का स्क्रीन, मेरे मेरे सामने जो स्क्रीन है उसमें एक चैट बॉक्स खुला हुआ है और एक पार्टिसिपेंट्स का जो लिस्ट है वो खुला हुआ है, तो वो मेरे को दिखाई नहीं देगा तुम्हारे कैमरे का, समझ रहे हो? ओके, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, और मेरे ख्याल से सभी का आंसर सही है, करण, अनंत और श्री कृष्ण, राइट। m इनवर्स l3t-2, ठीक, बिल्कुल सही, वेरी गुड। कैसे करना है भाई इसको?
सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे जी का फॉर्मूला क्रिएट करने की। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा वो? जी विल बी इक्वल टू व्हाट? एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 अपॉन m2। तो जी की डायमेंशंस विल बी इक्वल टू जी के डायमेंशंस विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 की डायमेंशंस। ठीक है, तो फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? एम एल टी का पावर -2। आर का स्क्वायर, आर क्या होता है बच्चों? आर होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस m1 m2। तो आर क्या है? डिस्टेंस ही तो है आखिर। तो क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? m1 m2 क्या है? अगेन मासेस। m1 हो चाहे m2 हो, है तो मास ही। तो क्या हो जाएगा? m इंटू एम। तो ये m और ये m कट गया, तो ये m ऊपर चले जाके m इनवर्स बन जाएगा। तो m इनवर्स, अब देखो यहां पर एक l और यहां पर दो l, तो कितने l हो गए? 3l और t का पावर -2। ये हो गया अपना आंसर। और यही मैक्सिमम लोगों का भी आया है। अनंत, करण, श्री किशन और दिव्या, वेरी गुड, बढ़िया। अच्छा, अगर तुम लोग को याद होगा को तो, याद क्या होगा यार, तो तुम लोग पढ़ ही ली हो गया इतना तो, है ना? वर्क, देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की तुमको डायमेंशन निकालना हो ना, तो कोई एक फॉर्मूला उससे रिलेटेड तुमको याद होना चाहिए। जैसे मेरे को जी से रिलेटेड ये फॉर्मूला याद था। अब यदि मैं तुमसे पूछता हूं, देखो जैसे मैं पूछता हूं कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड डायमेंशंस ऑफ वर्क, तो वर्क से जुड़ा हुआ कोई एक यदि फॉर्मूला याद होगा तो तुम लोग इसका आंसर निकाल ले जाओगे। ठीक है, तो ट्राई करो। ml/t-2, राइट, सही है। सीधी सी बात है भाई, हम लोग सबको पता है वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगी किसकी डायमेंशंस? वर्क की। ठीक है, तो फोर्स की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं? ml/t-2। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ही तो होती है, तो l आ गया, है ना? तो वर्क की डायमेंशंस क्या हो गई? m, और यहाँ पर दो बार l तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो क्या हुआ ये? तो ml/t-2 बराबर क्या हो गया? वर्क। ठीक है, तो वर्क डन का डैम। अब देखो बार बार तुम लोग को ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, है ना? अब तुम लोग बड़े हो गए हो, एक क्लास के अंदर तुम लोग बड़े हो गए हो, तो अब तुम लोग ब्रैकेट चाहो तो हटा सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, एनर्जी का अगर मैं निकालना चाहूँ तो एनर्जी का निकालो भाई। तो एनर्जी के लिए कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो। जैसे तुम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। या फिर तुम लोग को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, हाफ mv²। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला यूज करके तुम लोग अगर डायमेंशन निकालोगे एनर्जी की, तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे मैं एक तुम लोग को करके दिखाता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² होती है। ठीक है, तो अब देखो हाफ इज अ नंबर, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। हालांकि मैं ये बात और बाद में पढ़ाऊंगा कि किन किन चीजों की डायमेंशन होती है, किन किन चीजों की नहीं होती, तो वो चीजें आएंगी बाद में, डोंट वरी। तो हाफ mv² है,
तो हाफ इज डायमेंशनलेस। m का क्या हो गया m, और v का क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स, लेंथ अपॉन टाइम, और उसका भी स्क्वायर। तो क्या बन गया ml2t-2। ठीक। अब मेरे को एक और फॉर्मूला याद आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। क्या होता है वो mgh। अरे कुछ एक बच्चे का मैं देखा यूट्यूब में कमेंट, उसने कहा है कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल सही बात है, करंट एक टेंसर क्वांटिटी होती है, बट टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैं उसको यूज ही नहीं करना चाहता हूँ। बेवजह कंफ्यूज करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, टेंसर इज नॉट इन आवर सिलेबस। हमारे सिलेबस में फिजिकल क्वांटिटी दो ही प्रकार की होती है। ठीक है ना, क्या क्या, स्केलर और वेक्टर। क्योंकि हम लोग वो नहीं पढ़ते जो रियलिटी है। भाई रियलिटी में तो मास भी कंजर्व नहीं होता, एनर्जी भी कंजर्व नहीं होती। मॉडर्न फिजिक्स में एनर्जी इज नॉट कंजर्व, बट हम तो ये पढ़ते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। हम लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, पुरानी वाली फिजिक्स जो 300-400 साल पहले न्यूटन ने बताई थी, है ना। तो पी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh। तो m इज मास, g इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हो जाएगा lt-2। ठीक। और h की जगह क्या आ जाएगा हाइट। हाइट इज व्हाट लेंथ, है ना। तो फिर से l आ गया। तो आंसर फिर से क्या आ गया ml2t-2। ठीक। तो कोई सा भी तुम लोग फॉर्मूला यूज करो एनर्जी के लिए, आंसर सेम ही आएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग को यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए कि ऑल्दो वर्क का और एनर्जी का डायमेंशन सेम आया, बट दे आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये पॉइंट मैं तुम लोग को बाद में लिखाऊंगा जब मैं तुम लोग को डायमेंशन एनालिसिस की कुछ टॉप हाइलाइट्स दूंगा। ठीक है, बस यहां पर तुम लोग एक नोट डाल के लिख लो, नोट दैट दीज आर टू डिफरेंट physical quantities although they have same dimensions। ठीक, तो ये तुम लोग को ढंग से समझ लेना है। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन तो एक होती है, पर वो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चों। तुम लोग पावर की डायमेंशन निकाल सकते हो, प्रेशर की निकाल सकते हो, जितने चाहे क्वेश्चन बनाओ, है ना। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना बढ़िया होगा। और मेरे ख्याल से तो तुम लोग को ये वाला चैप्टर तो ढंग से आता ही होगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन तो सभी बच्चों को आता है, पर चूंकि मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करना चाहता तो मैं तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब जो एकमात्र जो थोड़ा सा पढ़ने लायक चीज है वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी जो पढ़ रहे थे वो एकदम बच्चा खिलौड़ी था, बच्चा खिलाड़ी। अब थोड़ा सा ढंग की चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्या, लिमिटेशंस, सॉरी, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहला तो ये कि डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट कन्वर्जन के काम आता है। किसके काम, यूनिट कन्वर्जन। अब इसको अपन सिंपली एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि हमें पता है कि न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। अब एक चीज, एक और बात ध्यान दो यार, है ना। जैसे अगर मैं न्यूटन की बात करूं तो न्यूटन फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, और ऑब्वियसली बिकॉज फोर्स इज डिराइव्ड क्वांटिटी, तो उसके अंदर तीन अलग अलग चीजें आ रही हैं, मास भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है, और टाइम भी आ रहा है। बट हमने इसको न्यूटन नाम दे दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो क्वांटिटी फंडामेंटल हो गई, नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही फोर्स की एक अलग से यूनिट मौजूद है न्यूटन, बट फोर्स का कोई अलग से डायमेंशन नहीं होता।
वो तो हमने न्यूटन के सम्मान में और हमारे बार बार मेहनत ना करना पड़े तो हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन नाम दे दिया। बट न्यूटन की कोई अलग से यूनिट, फोर्स की कोई अलग से यूनिट नहीं होती है ना, वो एक डिराइव्ड, न्यूटन इज अ डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा हूं मैं, दिस इज फोर्स की जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जिसको अपन प्यार से न्यूटन बोलते हैं। क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, अब डाइन क्या होता है, डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन इज सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अब सीजीएस क्या होता है भैया, सीजीएस मतलब सिंपल ये होता है, देखो पहले ऐसा यूनिट के पहले दो चीजें चलती थी, एक तो सीजीएस और दूसरा होता है क्या होता है, एमकेएस। तो सीजीएस में क्या होता था, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, और एमकेएस में क्या होता है, मीटर, केजी और सेकंड। ठीक है, तुम लोग को सीजीएस के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है क्योंकि वो बहुत ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट हो चुका है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, तो मैं तुम लोग को बता रहा हूं कि डाइन इज दी सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ये सवाल, या फिर ये सवाल कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। ये दोनों सवाल एक ही है, ट्राई करो। ट्राई करो, तुम लोग के पास 1 मिनट का टाइम है। टेन का पावर 5 है ना अनंत, गुड। देखो स्टैंडर्ड जो तरीका है वो क्या है, मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे मैं 1 न्यूटन को क्या लिखूंगा, 1 न्यूटन बराबर 1 केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये है न्यूटन, राइट। अब मैं इसको क्या लिख दे सकता हूँ, केजी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम। ठीक है, मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को तो मैं सेकंड ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया देखो, अब इसमें इसको और इसको एक साथ इकट्ठा करके मैं लिख सकता हूँ 10 का पावर 5, और ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब सोचो भाई, इफ दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, देन दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक बात है, अगर ये ऐसा यूनिट है फोर्स की तो ये क्या हो गई, सीजीएस यूनिट हो गई। ठीक, तो बस इसको न्यूटन बोलते हैं और इसको डाइन बोलते हैं। तो क्या रिलेशन मिल गया भाई, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 का पावर 5 डाइन। श्री किशन, करण और अनंत, तीनों का तुम लोग का बिल्कुल सही आंसर है ना, गुड। एक आधा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई करो बच्चों, अगला क्वेश्चन। हम्म हाँ, इसको ऐसे लिखो,
कन्वर्ट g is equal to 6.67 into 10 का पावर -7 ऐसा यूनिट्स into CGS यूनिट्स। अब देखो इसमें शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ट्राई करो। अरे कृतिका को लिंक नहीं मिल रही है। अरे हम्म हम्म निकालो भाई, आंसर निकालो, मतलब भाई और बहनों, है ना, ट्राई करो। किसी का आंसर नहीं आया? टेन का पावर 9? नहीं नहीं, हम्म, गलती कर रहे हो। अनंत और करण, तुम लोगों को क्वेश्चन समझने में गलती हुई है कुछ। मैं जी की ऐसा यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए नहीं बोला। मैं जी की वैल्यू को ही ऐसा सीजीएस यूनिट में सीजीएस वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए बोला हूं। चलो देखो, देखो वैसे तुम लोग ठीक करे हो। 10 का पावर 8, नहीं यार, पता नहीं, चलो देखते हैं। चलो देखो क्या करना है इसमें। जैसे जी की वैल्यू क्या हुई भाई, 6.67 इंटू 10 का पावर, अरे यार सॉरी, -7 थोड़ी ना होता है यार, ये -11 होता है ना यार, ये तो ये होती है वैल्यू, है ना। तो अब देखो, अब मुझे नहीं, सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन में क्या होगा कि मैं सीजीएस जो कैपिटल जी है उसकी ऐसा यूनिट तो मेरे को पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, ये रहा। कहाँ गया यार, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, अब देखो रियल एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो
वहां तो ये तुमको दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल मैं ऐसा नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग इस कैपिटल जी के डायमेंशंस को याद करके बैठे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। पर रियल एग्जाम में आएगा अगर ये क्वेश्चन, तो पहले तुमको इसको फिर से करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तुम इसको करोगे तो तुमको पता चलेगा कि जी की जो यूनिट्स है वो क्या है। एम इनवर्स मतलब क्या हो गया, केजी इनवर्स। L3 मतलब क्या हो गया, मीटर क्यूब। और टी इनवर्स 2 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड का पावर -2, ठीक है। तो तो क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा, ऐसा यूनिट मतलब क्या हुआ, केजी इनवर्स, ठीक है, और मीटर क्यूब, और सेकेंड का पावर -2। अब तुम लोग क्या करोगे, इसको एज इट इज कॉपी करोगे, 6.67 इंटू 10⁻11। ये क्या लिखा है, 1/1000, 1/kg लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा 1/1000 ग्राम, ठीक है, इंटू मीटर का क्यूब है, यानी कि 100 सेंटीमीटर का क्यूब। और सेकेंड को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम दोनों में सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड ही होती है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 6.67 इंटू 10⁻11। सर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही तो है। हाँ हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही है। तो सर इसकी यूनिट तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर नहीं होगी क्या? अरे वो देखो, तुम जब न्यूटन को फिर तुम और तोड़ोगे तो ये बन के आ जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा तो सर मैंने किया, एक बार मेरा देखना। जैसे मेरा है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻5 डाइन इंटू हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। हाँ हाँ, ओके। नहीं नहीं, ये गलत आया आंसर, क्योंकि जितना मेरे को याद आ रहा है इसका आंसर आएगा 10⁻8 आएगा, समझ रहे हो। देखो अगर तुम डाइन में ओके सर। खेलोगे ना, क्योंकि देखो अगर तुम डाइन में रखोगे, जैसे न्यूटन को तुम पहले डाइन में कन्वर्ट करोगे, तो फिर तुमको न्यूटन, जैसे तुम ऐसा बोल रहे हो ना, तुम बोल रहे हो कि F = G m1 m2/r² तुमने किया, तो इसमें G की वैल्यू आ गई F r² अपॉन m1 m2। तो F की जगह तुमने लिख दिया न्यूटन, और r² की जगह तुमने लिख दिया मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, यही बोल रहे हो। हम्म, यस सर। है ना, हाँ। तो अब तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम क्या कर रहे हो कि तुम इसी को कन्वर्ट कर दिए, तब तुमको ये तो खाली उसकी यूनिट है ना, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है दिस इनटू ये यूनिट, समझ रहे हो। और अब तुम चलो मैं दिखाता हूं, चलो सेम आंसर आएगा, चलो दिखाता हूं मैं, चलो देखो देखो, आराम से दोनों मेथड से, तुम्हारा मेथड भी इक्वली करेक्ट है, उसमें कोई खराबी नहीं है, देखो चलो। पहले मैं इस मेथड से कंप्लीट करता हूं। तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू, यहाँ पर क्या है 1/1000, और यहाँ पर 10⁻2 का पावर 3, यानी कि 10 का पावर क्या आ गया 6, ठीक। और ये बन गया ग्राम इनवर्स, सेंटीमीटर क्यूब, और सेकेंड का पावर -2। नाउ दिस इज ऐसा यूनिट, हेंस दिस विल बी सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दिया, 6.67 इंटू 10⁻11, और यहाँ देखो 10⁻6/1000 यानी कि 10⁻3 आया। तो ये क्या बन गया, 10⁻11 + 3 यानी कि 10⁻8। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्राम इनवर्स, सेंटीमीटर क्यूब, और सेकेंड का पावर -2। अब देखो जो तुम बोल रहे हो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, देखो मेरा भी तो यही आ रहा है। अच्छा तुम्हारा भी मेरा यही आ बस रहा है। जो हाँ यूनिट है वो चेंज है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं तो आपने बोल रहा हूँ जैसे ना। ग्राम इनवर्स सेंटर, बिल्कुल 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 मैंने, सही किया तुमने। हाँ मैंने डाइन लिखा है और सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर, बाकी तो सेम है। हाँ हाँ ठीक है, तुमने न्यूटन को 10⁻5 डाइन लिख दिया होगा, राइट। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही।
ठीक है, लेकिन क्या होता है कि रियल एग्जाम में बहुत चांस है कि हमको शायद न्यूटन की वैल्यू डाइन में याद ना आए, ऐसा हो सकता है ना। तो मैं तो यही फोकस करता हूँ कि याददाश्त पे कम जोर दो और बेसिक से ज्यादा चलो, मेरा ये जोर ज्यादा रहता है। बाकी ठीक है, अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मेथड 100% करेक्ट है। ठीक, चलो बढ़िया। तो आगे बढ़े। तो देखो कुछ बच्चों का आंसर क्या आया था, कुछ बच्चों का आंसर 10 का पावर 8 आया था। तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ इस यूनिट को उसमें कन्वर्ट कर दिया। देखो इसी में अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता ना कि कन्वर्ट द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू सीजीएस यूनिट, ध्यान से सुनना बात को। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 का पावर -11 एसआई यूनिट्स इनटू सीजीएस यूनिट। मतलब जी की वैल्यू हमको निकालना है सीजीएस यूनिट में। दिस इज वन क्वेश्चन। एक अलग क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, कन्वर्ट या ऐसे, फाइंड रिलेशन बिटवीन SI यूनिट ऑफ कैपिटल G एंड CGS यूनिट ऑफ कैपिटल G। अगर ऐसा, सॉरी कैपिटल में लिख दिया, आई एम सो सॉरी। यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता तब फिर अपन क्या करते पता है, फिर अपन इस न्यूटन ये जो लिखा हुआ है कहाँ गया ये वाला, सिर्फ इसके साथ खेलकूद करते हैं अपन। तो क्या आता, के जी इनवर्स, ठीक है, मीटर का क्यूब और सेकेंड का पावर क्या -2। इसको मैं क्या लिखता, 1/1000 ग्राम, मीटर का लिख जाता 100 सेंटीमीटर का क्यूब और सेकेंड का पावर -2। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता 10 का पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स और सेकेंड का पावर -2। तो ये क्या है, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, दिस इज सीजीएस यूनिट ऑफ कैपिटल जी। तो ये क्या रिलेशन आता कि भैया एसआई यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू 10 का पावर 3 टाइम्स ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ जी। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि दीज टू क्वेश्चंस आर डिफरेंट, है ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ये समझ में आया क्या बच्चों, मैं जो समझाना चाह रहा हूं इन दोनों में क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये समझ में आया क्या, बोलो बोलो। बाकी बच्चे, करंट का तो आंसर आ गया है, तो मतलब उसको समझ में आ गया होगा। श्री किशन, दिव्या, हुसैन, इफ्तिखार अहमद, श्री किशन को भी समझ में आ गया है, ओके ठीक है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन वाज वन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब जैसे मैं तुम लोग को और भी सही है, तुम लोग चलो होमवर्क में तुम लोग को मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर तो भाई वो एकदम तुम लोग अब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग कि मैं तुम लोग को जूल और अर्ग में भी रिलेशन निकलवाना क्लास में ही सिखाऊं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम लोग को घर से करके लाने हैं, है ना। तो पहला तो ये हो गया कि जूल और अर्ग में तुम लोग रिलेशन निकाल के लाओगे। दूसरा, एसआई प्रेशर यानी कि पास्कल और सीजीएस प्रेशर, सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर और एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर यानी कि पास्कल, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये तुम लोग निकाल के लाओगे। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। इसके अलावा हम्म, ठीक है, इतना काफी है। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, हाँ। अच्छा नहीं यार, वो फॉर्मूला यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला दे दूंगा, तुम लोग डर जाओगे क्या। चलो ठीक है, रहने देते हैं उसको। ठीक है, इतना काफी है यूनिट कन्वर्जन के लिए, इतना क्वेश्चन काफी है मेरे हिसाब से। अगला जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन था यूनिट कन्वर्जन। क्या हो रहा है, ये कहाँ गायब हो गया सब कुछ।
कहाँ गया, हाँ ये था पहला एप्लीकेशन, यूनिट कन्वर्जन। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। देखो ये जो एप्लीकेशन है वो किस बेसिस, उसका बेसिस क्या है ये समझो। बेसिस ये है कि तुम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते, यानी कि तुम टाइम को और डिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, तुम फोर्स को और वेलोसिटी को ऐड नहीं कर सकते, तुम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, बट तुम डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे फोर्स और वेलोसिटी को डिवाइड किया जा सकता है, फोर्स एरिया को डिवाइड डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं। ऑब्वियसली इट मेक्स नो सेंस टू से दैट 1 न्यूटन प्लस 5 सेकेंड, कोई मतलब नहीं इस बात का, ठीक है। तो अब जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होती है, तो अब देखो v u और ए टी के बीच का रिलेशन कैसा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस यू माइनस ए टी बराबर 0, ठीक है। तो अब इन तीनों के बीच में क्या है, कैसा संबंध है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही तो संबंध है। तो इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऑल शुड हैव सेम डायमेंशंस, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं भाई सेम है कि नहीं। भाई v तो वेलोसिटी ही है, तो एल टी इनवर्स होएगा डेफिनेटली। u भी क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो भी एल टी इनवर्स होएगा। at के बारे में बात कर लेते हैं अभी। एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर इनटू टाइम। तो क्या है, ये टी स्क्वायर और ये टी घट गया, तो क्या बचा अल्टीमेटली एल टी इनवर्स, ठीक। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, और ऑफ कोर्स यदि कोई इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट है देन इट शुड डेफिनेटली बी डायमेंशनली करेक्ट। कोई इक्वेशन अगर करेक्ट है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी की, तो सोचो हाफ की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, तो इन तीनों की डायमेंशन भी क्या आएगी, एल टी इनवर्स आएगी। बट क्या ये इक्वेशन करेक्ट है, नहीं, ठीक है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि अ करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट। कोई इक्वेशन जो कि रियलिटी में करेक्ट है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है पर ये एक्चुअल में करेक्ट है क्या, नहीं, ठीक है। तो अ करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट, बट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे नॉट बी करेक्ट। इस पॉइंट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अपन लिखेंगे, अ डायमेंशनली, सॉरी, an equation which is actually correct must be dimensionally correct. But an equation which is dimensionally correct may or may not be correct. ठीक है, तो इस लाइन को याद भी रखो, और ये वैसे ऑब्वियस भी है, ये लाइन है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार समझ में आ जाता है तो फिर मामला खत्म है। ओके, तो ये एक एप्लीकेशन हो गया कि हम लोग किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बनता है। जैसे कि, जैसे तुमको बोल दिया, एक एग्जांपल दे दिया और एक इक्वेशन लिख के दे दिया कि भैया दिस इज द करेक्ट इक्वेशन, x इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी क्यूब।
ये तुमको बता रहा है कि दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यदि ये इक्वेशन करेक्ट है देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, ऐसा सवाल पूछता है वो, ठीक है। ट्राई करो। ट्राई करो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास पॉइंट करेंगे, 12 भी बजने वाले हैं। एक क्लास में ज्यादा पढ़ा दिया शायद मैं, बट देख ठीक है, 2 घंटा अगर नहीं पढ़ेंगे ना अपन लोग डेली तो दिक्कत होगी, है ना। फिर अपना सिलेबस समय पे खत्म नहीं होएगा। किसी का आंसर आया क्या भाई? चलो देखो, आ, देखो अब इस इक्वेशन में 4 टर्म है। एक तो x है, दूसरा at है, दूसरा bt² है और तीसरा ct³ है। तो इन चारों टर्म्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब x क्या है? x एक डिस्टेंस है, तो दिस इज l, तो at मस्ट बी ऑल्सो l ओनली, ठीक है। तो a इंटू टी शुड बी इक्वल टू वॉट? l। तो a की वैल्यू क्या आई? l अपॉन टी, यानी कि डायमेंशन क्या आ जाएगी? l अपॉन कैपिटल टी, यानी कि एल टी इनवर्स। सिमिलरली bt² की डायमेंशन सर भी, हाँ बोलो। सर ए आ रहा है L t-1, बी आ रहा है L t-2 और सी आ रहा है L t-3। बढ़िया, परफेक्ट, है ना। किशन तुम्हारा जवाब था ना ये? यस सर। हाँ, ठीक। तो bt² बराबर क्या होना चाहिए? अगेन l होना चाहिए। तो तो b इंटू टाइम का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू l, तो b शुड बी l इंटू टी का पावर -2। सिमिलर लॉजिक से c इंटू t³ शुड ऑल्सो बी इक्वल टू l, हेंस c शुड बी इक्वल टू l इंटू टी का इनवर्स। तो ये तीनों अपना आंसर हो गया, राइट। तो क्या बोलते हो बच्चों, ठीक रही आज की क्लास? हम्म, किसी को कुछ कहना है? किसी को कुछ नहीं कहना है क्या? एनीवन? तो क्या बोलते हो, क्लास बंद की जाए फिर? नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। बाकी लोग क्या, यार ये बाकी लोग हैं कि नहीं, मेरे को डाउट हो रहा है यार। करण तो है, श्री किशन भी है, और कौन कौन है भाई बताओ मेरे को, कौन कौन है? दिव्या भी है, चलो अच्छी बात है दिव्या। और इफ्तिखार अहमद और हुसैन मोहम्मद, इन दोनों हैं कि नहीं भाई? इन लोग मेरे को गायब लग रहे हैं, है ना। नहीं नहीं है, इफ्तिखार भी है, वेरी गुड।
हुसैन भी है, चलो बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। तो ठीक है, आई होप तुम लोगों को इस सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा। तुम लोग पेशेंस बना के रखना, 10 दिन के अंदर में तुम लोग का फाउंडेशन एकदम मजबूत हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़िया बढ़िया चैप्टर्स पढ़ेंगे, और विद इन अ मंथ तुम लोग को अपनी फिजिक्स स्ट्रांग होती हुई। और एक बात और ध्यान रखना भाई, किसी की फिजिक्स एक दिन में नहीं सुधरती। कम से कम 1 महीना तुम लोग किसी टीचर के साथ स्पेंड करोगे, तब जाके तुम लोग को अपनी फिजिक्स में इंप्रूवमेंट नजर आएगी। तो पेशेंस बना के बने रहना, डेफिनेटली तुम लोग को इंप्रूवमेंट मिलेगी, नंबर्स भी धीरे धीरे सुधरेंगे। ओके, तो आज के लिए मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। सभी बच्चों को गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। और अभी से 5 मिनट के बाद, हाँ हाँ बिल्कुल अहमद, है ना, नीट के लेवल का है ये, 100%। नीट से कुछ ना कुछ ऊपर ही पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो। नीट 2025 के लेवल की पढ़ाई में करवाऊंगा। नीट के सारे पीवाईक्यूज प्लस जेडब्ल्यू मेंस के भी कुछ सिलेक्टेड पीवाईक्यूज मैं करवाऊंगा। तो डोंट वरी, नीट का तो 100% तुम्हारा कवर हो जाएगा। और जो जेडब्ल्यू के जो वीक बच्चे हैं उनका रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और इस कोर्स को अटेंड करने के बाद जो जेडब्ल्यू के बच्चे 80 वर्मा लगा लेंगे, तो मेरा तो ये कहना है कि उनका मेंस बढ़िया से निकल जाएगा, और एडवांस में भी उन लोग फिजिक्स में 50% के आसपास स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट, सभी लोगों को गुड नाइट, बाय बाय। कल मिलते हैं, तुम लोगों को पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी 5 मिनट के अंदर में। ओके, चलो अब मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ओके, श्री किशन गुड नाइट, इफ्तिखर थैंक यू, बाय।